हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया है वैसे तो पूरा, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक होता है और कौन कौन से साइमल्टेनियसली ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होता है, जो कि एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पैदा करते हैं। अब देखो, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कास्ट आइडेंटिटी, या फिर आप अगर बात करो कि कास्ट सिस्टम कौन कौन से फैक्टर की वजह से स्ट्रेंथन होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोमिनेंट सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जो भी डेवलप हुए हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। रिसेंट ईयर्स में दोस्तों एक चीज़ देखी गई है, एक फैक्टर जो है वो रिसेंटली पनपना शुरू हुआ है, पैदा होना शुरू हुआ है भारत के समाज के अंदर, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो रही है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये जो फैक्टर है ये 21st सेंचुरी का फैक्टर है और एक रीसेंट इंडिकेशन है, रीसेंट फैक्टर कह लो उसको या इशू कह लो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट आइडेंटिटी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फैक्टर कौन सा है? ये फैक्टर, इस फैक्टर का नाम है दलित कैपिटलिज्म। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों मैं आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक चीज़ बता रहा था, दलित ग्रुप के लोगों में और लोअर कास्ट के लोगों में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कौन सा फैक्टर है बताओ? सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज उनको क्या है अपने आप में? यूनिटी नहीं बताया था मैंने आपको? यूनिटी है ना? जिसको हम कहते हैं ये मोबिलाइज रहते हैं काफी ज्यादा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी, हमारी पूरी डिस्कशन जो है वो राजनीति के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही थी, है ना? पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मैंने आपको ये बताया था कि जब लोअर कास्ट के लोगों को, शूद्रों को और दलितों को जब ये लगना स्टार्ट हो गया था इलेक्शंस के कुछ ईयर्स बाद के, काफी लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमारा फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना हम ही अपनी कम्युनिटी के, अपने ग्रुप के उम्मीदवार बन के खड़े हो जाएं चुनाव में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन अपना दिखाएं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पावर शेयरिंग मॉडल का पार्ट बने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। बहुत टाइम से दलितों के मन में एक बात और चल रही थी। आप जैसे भारत की अगर अर्थव्यवस्था को देखो, अगर इकोनॉमिक व्यवस्था को देखो, जो हायर कास्ट के लोग हैं वही इंडियन इकोनॉमी को चलाते हैं और चलाते हुए आ रहे हैं। ये एक ट्रेंड ऑब्जर्व करा जिसने अगेन एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मतलब क्रिएट करा दलितों के दिलो दिमाग में और उनकी साइकोलॉजी में। अभी वैसे भी शुरू से जो लोअर कास्ट के लोग हैं आज़ादी से पहले इग्नोर्ड थे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिली, उनकी ज़िंदगी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, हर चीज़ का अभाव था। दे लैक्ड देयर पार्टिसिपेशन इन वेरियस फील्ड्स। जब इन्होंने ये देखा कि भारत की इकोनॉमी में रिसोर्सेस इस प्रकार से
कॉन्सेंट्रेटेड है कि जो उन रिसोर्सेज को, सबसे बड़ी बात तो जो होल्ड कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो उनके प्राइजेस को डिटरमाइन कर रहे हैं, जो उनके प्राइजेस को डिटरमाइन कर रहे हैं, जो फर्म्स रन कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ज्यादातर हाई कास्ट के लोग हैं। अब इन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा, बात यहां पर सिर्फ हाई कास्ट की नहीं है, हाई कास्ट होने के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो अपने आप चिपकी चली आती है, और वो है हाई सोशल स्टेटस, और आपकी क्लास भी हाई हो जाती है, जिसमें फिर ये हाई कास्ट और हाई क्लास के लोग जो हैं वो डिटरमाइन करने लगे भारत के अंदर, दलितों ने ये चीज देखी कि वो डिटरमाइन करने लगे भारत के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को। और जितने लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपना खून पसीना बहाकर मेहनत कर कर इन्हीं का काम करते हैं। ये भी एक तरीके से पुराने जमाने में कास्ट सिस्टम की तरह तो नहीं, लेकिन ये भी एक तरीके से हाई कास्ट और हाई क्लास के लोगों को सर्व करने जैसा था। अब इनको ये लगा कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब ये हाई कास्ट और हाई क्लास के लोग जब करने लगे और उनके पास हाई कास्ट और हाई क्लास होने की वजह से हाई सोशल स्टेटस आ गया, इन्हीं की वजह से दलितों ने यह माना भारत के अंदर, इन्हीं की वजह से लोअर कास्ट के लोगों ने माना कि हाई कास्ट और हाई क्लास के लोगों की वजह से ये इकोनॉमिक डिविजन्स जो हैं सोसाइटी में ये क्रिएटेड है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इकोनॉमिक डिविजन्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती है हमें हैव्स एंड हैव नॉट्स के पैरामीटर्स में। इन्हीं की वजह से रिच और पुअर का जो गैप है वो क्रिएट हो रहा है। अब इसके साथ दलितों ने एक चीज और ऑब्जर्व करी, उन्होंने यह भी ऑब्जर्व करा कि देश में कुछ धंधे ऐसे हैं, जब इनके मन में आया ना, दलित्स की मेंटालिटी में, इनकी साइकोलॉजी में यह आया कि यार हम नहीं बन सकते क्या एंटरप्रेन्योर, हम नहीं रन कर सकते क्या बिजनेस, हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्या गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनको ये लगा, हाँ, जो इन्होंने चीज ऑब्जर्व करी जो मैं आपको बता रहा था, कि देश में कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको कुछ गिने चुने लोग, हैंडफुल पीपल, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर या स्टेट के अंदर उसको कर रहे हैं कंट्रोल। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ गिने चुने जो लोग हैं एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कुछ धंधों को, काम धंधों को कंट्रोल करते हैं। अब इन्होंने जब ये चीज ट्रेंड ऑब्जर्व करी तो उसके साथ एक इनको इनसाइट और मिली। वो क्या थी? इन्होंने देखा वो जो गिने चुने लोग हैं ना, उनके अंदर भी यूनिटी और मोबिलाइजेशन है। इन्होंने देखा जो गिने चुने लोग जो एक पर्टिकुलर धंधे को कंट्रोल कर रहे हैं,
वो कंट्रोल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर यूनिटी और मोबिलाइजेशन है। और मजे की बात देखो, दलित लोगों ने, लोअर कास्ट के लोगों ने ये देखा कि ऐसे लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि उनके अंदर एकता की भावना है, इसलिए उस रीजन में उस धंधे के वर्चस्व अधिकारी वही हैं सालों से। आप कहोगे सर ऐसा होता है क्या हिंदुस्तान में कुछ धंधे कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं क्या? जी हां। राशन की दुकानें, मार्क माय वर्ड्स, राशन की दुकानें भारत में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर बनिया कम्युनिटी जो है वो कंट्रोल करती है। यू विल फाइंड पीपल लाइक गुप्ता, गर्ग। नॉर्थ इंडिया में मिठाइयों की दुकानें अगेन बनिया कम्युनिटी कंट्रोल करती है। अग्रवाल, सब्रवाल, गोल्ड का बड़ा सारा व्यापार, ज्वेलरी का बड़ा सारा व्यापार राजस्थान के इलाके में, उसके आसपास मारवाड़ी कम्युनिटी कंट्रोल करती है। मुंबई में, महाराष्ट्र में आपस में ही धंधा करते हैं, आपस में ही धंधा करते हैं। पारसी कम्युनिटी के लोग, दलितों ने ये देखा यार जब इन लोगों के अंदर एकता है और ये अपने एकता के भरोसे, मोबिलाइजेशन के भरोसे, कंसोलिडेशन के भरोसे, यूनिटी के भरोसे इतने अच्छे से व्यवहार करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं और इतने बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन गए। और जब दलितों ने जब इनकी हिस्ट्री को देखा, इतिहास में तो हमारे पास सारे आइट विटनेसेस रहते ही हैं, हर चीज का रिकॉर्ड रहता है। इन्होंने देखा ये कोई ऐसे नहीं थे कि खानदानी रईस हैं या फिर बाप दादा इनकी धन दौलत छोड़ गए थे। एक टाइम पर इनकी जनरेशन में बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत लोग तो नोमैड थे, गाय भैंस भेड़ बकरियां चलाते थे। आज के समय में भारत के मुख्य धंधों को ये कंट्रोल कर रहे हैं और इतने रिच लाइफ जो ये बिता रहे हैं, ये अपनी यूनिटी और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से बिता रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते वाला काम? अब इनकी ये वाली डिमांड उठने लगी, हमें बिजनेस करना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, धंधा करना है, हमें जो है एंटरप्रेन्योर बनना है। अब इनकी जिंदगी में भजन कीर्तन स्टार्ट हो गया। वी वॉन्ट टू एंटर कैपिटल लाइफ, सॉरी प्राइवेट लाइफ ऑल्सो, वी वॉन्ट टू बिकम कैपिटलिस्ट। रिसोर्स कॉन्सेंट्रेशन हमारे हाथ में भी होनी चाहिए। अब हम सिर्फ सरकार के भरोसे आसरे बैठकर हाथ फैलाकर मांगेगी नहीं, यार मिड डे मील स्कीम के तहत खाना दे दो, ये कपड़े दे दो, ये रिसोर्सेज दे दो, ये जॉब दे दो। अब हमें खुद सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना, ये इनकी दिमाग में, साइकोलॉजी में बस गया। अब ये बहुत रिसेंटली चीज है क्योंकि अभी तक इनका कंसर्न और इनकी जो भूख थी, जो इनको अपनी आइडेंटिटी बनानी थी, वो राजनीतिक क्षेत्र में बनानी थी। जहां पर इनको ये लगता था कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके लेडर पर चढ़ते हुए पावर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बाकी काम फिर अपने आप हो जाएंगे इनके। अगर चाहे इनको एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी बनना है, राजनीति से बड़ा तो कोई क्षेत्र है ही नहीं भारत के अंदर। आप अगर पॉलिटिक्स में किसी पोजीशन पर हो तो आपकी अथॉरिटी सबसे बड़ी है, फिर आपको कोई नीड ही नहीं है यूपीएससी वगैरह निकालने की, आईएएस वगैरह बनने की, सब आपके अंडर काम करेंगे। सबसे बड़ा अधिकारी कौन देश में? सरकारी अधिकारी। लेकिन सरकारी अधिकारी का भी बाप कौन? नेता। लेकिन इनको ये लगा राजनीति में नाम कमाया जा सकता है, शान कमाई जा सकती है, शोहरत कमाई जा सकती है, काफी हद तक चलो ठीक है, कल को दौलत भी कमाई जा सकती है, वर्चस्व ग्रो हो जाएगा। लेकिन सब लोग एक साथ पावर में नहीं आ सकते। तो कुछ लोगों को लगा लेट्स टेक द रूट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उसमें काम करेंगे नहीं, काम नहीं करने जाएंगे, सर्व नहीं करेंगे हाई क्लास या हाई कास्ट को। नाउ वी विल बी एंटरप्रेन्योर्स, हम बिजनेसमैन होंगे। अब
हम कंट्रीब्यूट करेंगे भारत की इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम के कंसेप्ट के अंदर। यहां से शुरुआत होती है द कंसेप्ट नोन एज दलित कैपिटलिज्म। इस टर्म को एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट और एक स्कॉलर ने दिया था, उनका नाम था चंद्रभान प्रसाद। और चंद्रभान प्रसाद जी का ये कहना था ये कंसेप्ट अर्ली 21st सेंचुरी का है, पहले विटनेस नहीं होता था भारत के अंदर, क्योंकि दलितों की तो भूख यही रही है कि शुरू में अगर उनको पावर थोड़ी सी चाहिए भी है तो राजनीतिक क्षेत्र में दे वांट पावर, या सरकार उनके लिए कुछ करे या फिर वो अपनी ही कम्युनिटी अपने ही लोगों के लिए उम्मीदवार बन के खड़े हो जाए और सत्ता में एंटर, मतलब सत्ता उनके हाथ में आ जाए और वो एंटर कर जाए पॉलिटिक्स में। इस दलित कैपिटलिज्म की वजह से जितनी भी कहानी मैंने आपको समझाई, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन गिवन नहीं है इसलिए मेरे को आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली इतनी सी बात बोलकर ये कंसेप्ट किसने दिया, यहां पर लिखा हुआ इशूज फेस बाय द दलित एंटरप्रेन्योर्स। तो आप जब तक कंसेप्ट को समझाओगे नहीं तो डायरेक्टली इशू कैसे लिख लोगे आप? मतलब प्रॉब्लम पहले बता रहे हो, आपको कंसेप्ट पता नहीं है। प्रॉब्लम बताने के लिए आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना। इसकी वजह से दलित कैपिटलिज्म के कंसेप्ट की वजह से एक नया एरा स्टार्ट हुआ कि अब दलित लोग हमें देखने को मिलने लगे कॉरपोरेट सेक्टर में भी, कॉरपोरेट सेक्टर में भी। अच्छा, इनको एक चीज और फील होना स्टार्ट हुई, वो क्या? देखो, काफी लोग ये मानते हैं, हम यहां पर किसी को सही गलत नहीं कह रहे हैं, काफी लोग ये मानते हैं, नॉन दलित जो लोग हैं वो भी ये मानते हैं। अगर आप अपने कॉलेज के लोगों से पूछोगे, घर में रिश्तेदारों से पूछोगे, चाचा और ताऊ जी के बेटों से पूछोगे, हर किसी को शौक नहीं है सरकारी नौकरी में जाने का। वो निकाल सकते हैं सरकारी नौकरी, हो सकता है क्लियर उनका एग्जाम, बहुत सारे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, यूपीएससी, ईपीएफओ, यूपीएससी, एपीएफसी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, कहीं ना कहीं वो फिट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं रेलवे में, बैंकिंग में, लेकिन उनका मन ही नहीं है। उनसे साफ पूछो, कहते नहीं भाई सरकारी नौकरी नहीं करनी हमें नहीं रहना किसी का गुलाम बनकर, हमें नहीं बनना जनता का नौकर, हमें तो कमाना है पैसा। तो वो आईआईटी आईआईएम वाली फील्ड में घुस जाते हैं। दे वांट टू एंटर द कॉर्पोरेट सेक्टर, जहां पर लैक्स एंड करोड़ का पैकेज की उनके ख्वाब होते हैं। दे वांट टू लिव द लाइफ ऑफ लग्जूरियसनेस, और ऐसा है भी, इस सेक्टर में ऐसा है भी। अब देखो, अगर आपका यूपीएससी, स्टेट पीएससी में ऊपर नीचे की कमाई कमाने का मतलब नहीं है, अगर सिर्फ आप सैलरी के भरोसे चल रहे हो, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर वाले पर्सन की लाइफ को तो देखो कभी बीट नहीं कर सकते लग्जूरियसनेस में। वो अलग बात है कि अगर कोई भ्रष्ट आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, एसडीएम है, डीएसपी है, बैकएंड से कितना पैसा आ रहा है उसके पास, तो जितना कॉर्पोरेट पर्सन, सेक्टर का पर्सन वाइट में अपने पैकेज को लेकर जितना उतावला हो रहा है, उतनी एक दिन की और एक हफ्ते की कमाई होती है एक आईएएस अधिकारी की, अगर वो भ्रष्ट है तो। अब वो मकसद के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आपको जेन्युइनली जनता को सर्व करना है, या फिर आप जानते हो कि पर्दे के पीछे जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर क्या एक बार की मेहनत ही तो करनी है, 50-60 किताबें पढ़कर यूपीएससी निकालना है। उसके बाद जितने कॉर्पोरेट सेक्टर वाले यह करते हैं अपनी इनकम को लेकर, अपने पैकेज को लेकर, उतना तो हमने घंटे घंटे भर में, हफ्ते हफ्ते में, महीने महीने में कमा लेना है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के इंसान को कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है दिन रात। वॉशरूम भी जा रहा है तो फोन और लैपटॉप लेकर जाना पड़ता है, बहुत प्रेशर होता है। और सरकारी आदमी आप जानते हो वो ऑफिस ही नहीं आता, एक फाइल साइन करने में हफ्ते हफ्ते लगा देता है, और जब देखो उसका लंच ब्रेक चल रहा होता है। खैर, इस कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए हम ये सीखते हैं, बहुत सारे दलितों के मन में ये आया, यार हमें राजनीति में और ये पब्लिक लाइफ में एंटर नहीं करना, हमें जाना है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। हमें, क्योंकि अभी तक हम जिस चीज से वंचित रहे, पैसा, ऊंचा ओहदा, ऊंचा कद, आलीशान बंगलो, गाड़ी, और अपने आप को कहना हम है बिजनेसमैन, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हम फार्म चलाते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडस्ट्रिस्ट हैं, मालिक हैं,
तो कुछ दलित लोगों को यह भी लगा कि हमें बनना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन आपने दोस्तों ना, ये कंसेप्ट तो चलो ठीक है आपके सामने, और ऐसा भी नहीं है कि आप इससे वाकिफ नहीं होगे या फिर यहां पर कोई ऐसी बात देखी हो जो आपके सर के ऊपर से जारी होगी। ये बहुत इजी तरीके से आप समझ पा रहे होगे। लेकिन आप मुझे बताओ, आपने न्यूज़पेपर में, मीडिया में, या कहीं पर भी अपने गली पड़ोस मोहल्ले में, पापा के नोन में, या आपके घर पे भी लोग जॉब करते होंगे, धंधा करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, दुकानें होंगी, फैक्ट्री चलाते होंगे कोई ना कोई, आपने कभी भी ये वाहवाही सुनी है क्या कि वो पर्सन दलित था और उसने देखो ये फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल लिया, फिर ये मालिक बन गया? कभी ऐसा कोई सुना है अपने आसपास समाज के अंदर? आप ये तो सुन लेते हो कि ये पर्सन लोअर कास्ट का पर्सन था और यूपीएससी निकाली है इसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गया, बीइंग अ दलित, बीइंग अ शूद्र, बीइंग अ लोअर कास्ट पर्सन। ऐसे ऐसे टैग लेकर न्यूज़पेपर की सुर्खियां आपने बटोरी होंगी, समझा होगा चीजों को। लेकिन आपने एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेसेस, फर्म्स, फैक्ट्रीज, इस कंटेक्स्ट में कभी बहुत ज्यादा सुना है कि दलित लोगों की एंट्री हो रही है? बताओ, क्यों नहीं सुना? जो भी चीजें आसपास चल रही होती है कहीं ना कहीं से हमें सुनने को मिल ही जाती है ना? ये चीज सुनने को क्यों नहीं मिली अगर ये कंसेप्ट चल रहा है तो? वो इसलिए क्योंकि बिजनेस या कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करने के लिए आपको या तो पढ़ाई पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और आप जानते हो क्या, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपनी जेब से लागत लगानी पड़ेगी। पास्ट में लोगों के साथ क्या हुआ है, आजादी से पहले और आजादी के बाद इनका शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुई है इनकी। हाई क्लास कभी, इनकी क्लास कभी उठी नहीं, तो कभी इतने रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज या पैसा इतना जोड़ पाए ये? बताओ, नहीं ना। धंधा चलाने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? ईशा, अगर आपको और मेरे को अगर आज के समय एक कोई कैफे खोलना हो, हमारा आइडिया बहुत अच्छा हो, हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, लेकिन सिर्फ इन दोनों के भरोसे, हम इंसान बहुत अच्छे हो, इन 3 क्वालिटीज के भरोसे हमारा कैफे चल पड़ेगा? क्या चाहिए पड़ेगा मयूर आपको और मेरे को अगर कैफे खोलना है तो? कैपिटल कहां से आएगा? कोई देगा सपोर्ट के लिए? गवर्नमेंट आप कह रहे हो गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट की जो कंडीशंस होती है ना, वो ऐसी होती है, और जितना कैपिटल हो सकता है हमें कैफे खोलने के लिए चाहिए, जिस एरिया में चाहिए, हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा होता है। अब सरकार तो ये बोलेगी कि गांव में जाकर खोल लो, हम आपको बिजली और पानी भी फ्री दे देंगे उसके साथ। याद है वो जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में पागल बनाती थी सरकार प्राइवेट सेक्टर को कि हम टैक्स भी माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी कम कर देंगे, गांव में जाके खोलो इंडस्ट्री, तो हम आगे करेंगे इनकरेज प्राइवेट सेक्टर को। अगर जब सरकार पैसा देगी तो सरकार अपनी हिसाब से देगी कोई भी स्टार्टअप को खोलने के लिए। यस, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक हो अपनी अप्रोच में, देयर आर वेरियस स्टार्टअप स्कीम्स, लेकिन कितनों को पैसा मिल जाता है? 100% उसके अंदर एक्यूरेसी है क्या इन स्कीम्स के अंदर? बताओ आर्यन। सबको पैसा मिल जाता है, और जितना जो उतना पैसा मिल जाता है, रिक्वायर्ड लोकेशन पे आपको वो दुकान मिल जाएगी। चलो, इनिशियल बेस बना भी दिया सरकार ने, इनिशियल बेस सरकार ने बना भी दिया, लेकिन ठकुराइन 1 करोड़ रुपए जो सरकार आपके धंधे में लगा रही है, वो क्या फ्री में लगा रही है? वो ग्रांट होता है कि लोन होता है? लोन होता है। और अगर आपका धंधा नहीं चला, वो नहीं चला, तो आप फिर चुकाओगे कहां से? और लोन हमेशा किसके साथ वापस करना पड़ता है हमें? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और कहने के लिए देखो, पता है, अगर आप स्कीम्स की गहराई के अंदर जाओगे तो आप लोगों को एक चीज पता लगेगी। कहने के लिए प्राची ऐसा होता है कि 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये भी मयूर किश्तों में आते हैं। अब हम कितने लोगों को कहां तक रोक के रखें? आपको किसी प्राइवेट पर्सन से ईशा पैसे चाहिए हो तो आप बोल भी दो, भाई पैसे भिजवा दे, मुझे उसको पेमेंट करनी है। सरकार से कैसे बोलोगे? सरकार में एक फिनोमेना क्या चलता रहता है? रेड टेपिज्म, डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन। टाइम पर कभी सरकार पैसा रिलीज करती है किसी भी चीज का? एक तो इस वजह से बड़े सारे जो दलित एंटरप्रेन्योर्स है ना, देखो ये कंसेप्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भारी भरकम मात्रा के अंदर सारे जो दलित हैं उनको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एंटर करना है।
ये हमें सिर्फ एक कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि इसकी वजह से भी जो कास्ट आइडेंटिटी है, जो कास्ट सिस्टम है, वो स्ट्रेंथन हुआ है। कि अब दलित जो है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, कि जैसे मारवाड़ी हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, बनिया हैं, वो अपनी यूनिटी, अपने मोबिलाइजेशन के बेसिस पर काम धंधे को चला ले, तो हम भी चला लेंगे। अगर वो अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हैं कि एक पारसी पारसी के साथ धंधा करना पसंद करता है, एक जाट जाट के साथ, गुज्जर गुज्जर के साथ, सरदार सरदार के साथ, बनिया बनियों के साथ, तो हम दलित दलितों के साथ धंधा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? हम क्यों नहीं फर्म्स एंड फैक्ट्रीज रन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, इकोनॉमी के सर्कल फ्लो में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कहां लैग कर रहे हैं हम? लैग करते हैं कैपिटल में, और लैग करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे वैसे ये चारों फैक्टर, मतलब ये जो चार फैक्टर्स दे रखे हैं कि क्या इनको इश्यूज फेस होते हैं, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लैग एक चीज में और करते हैं दोस्तों, भारत के अंदर धंधा करने का एक बहुत ही गंदा उसूल है, बहुत गंदा उसूल है। वो क्या है, एक चीज पहले बताता हूं मैं आपको। देखो क्या है कि यूट्यूब पे ना आज के समय में इतने आईएएस को पढ़ाने वाले चैनल्स हैं, सब कुछ हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और किसी भी चीज से रिलेटेड कोई आप एक चैनल खोलना चाहते हो, जैसे मुझे कोई भी एक एरिया बताओ, प्राची बताओ कि अगर कल का आपको यूट्यूब पे चैनल खोलना हो तो आपका नीश कंटेंट क्या होगा, मतलब आप कौन से एरिया में काम करना पसंद करोगे? फूड ब्लॉगर, खाना बनाना सिखाओगे, कपड़े, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, पढ़ाई लिखाई, स्कूल के बच्चे, यूपीएससी की फील्ड, क्या फील्ड बताओ? अच्छा ठीक है, मैंने यहां पर लिखा लॉ टीचर, ठीक है। अब इसके इतने चैनल्स हैं, इतनी इतनी गाइडेंस होगी, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये शॉर्ट्स की वीडियो डाल रहे हैं, इतना उतना बहुत कुछ चल रहा है, हजारों लाखों चैनल्स हैं। ऐसे टफ कंपटीशन में आपका चैनल ग्रो होना और उनके सब्सक्राइबर्स को बीट करना, वो कम से कम आपकी जिंदगी का एक डिकेड ले लेगा, इतना कंपटीशन है यूट्यूब पे। यूट्यूब भी बिजनेस ही है। अब बात करते हैं एक्चुअल सड़कों वाले बिजनेस की, जो कि भारत के अंदर मैंने आपको बताया एक बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी आदत है भारत में बिजनेस करने की। एक कभी भी जिसकी दुकान स्टैब्लिश हो रखी है भारत में, कहीं पर भी धंधा स्टैब्लिश हो रखा है, उसकी उसकी कोई फर्म है, कोई शोरूम है, कोई दुकान है, और वो सालों से टिका हुआ, उसका नाम हो गया गली मोहल्ले के अंदर। मिठाई लानी है तो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से लानी है, चावल आएंगे तो गुप्ता जनरल स्टोर से आएंगे, आटा आएगा तो जुनेजा आटा चक्की से आएगा। ऐसे लोगों के दिमाग में बस जाती हैं दुकानें, ये सामान यहीं से आना है, राइट। धंधे के सामने धंधा खड़ा करोगे अगर आप, तो जिसका धंधा ऑलरेडी स्टैब्लिश है उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका प्रूफ हम डिस्कस करते हैं। हमें ये लगता है ईशा, मयूर, कि दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जहां पर, मतलब बाहर वालों को लगता है, दूसरे राज्य वालों को, कि दिल्ली एक ऐसी जगह है यहां पर आबादी ऐसी है कि कितने भी पैसे खर्च करने को मान जाती है। बाहर वालों की यही मेंटालिटी होती है ना। तो दिल्ली के अंदर अगर थोड़ा सा कोई काम धंधा, खाने पीने का कुछ चलाकर, कपड़े बेचकर, अगर हम कोई भी शोरूम खोले, दुकान खोले छोटी सी, अगर हम उसको हाई रेट पर बेचे तब भी लोग खरीद लेंगे। लेकिन ईशा, मयूर, आप लोग दिल्ली के हो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कितने कैफे और मोमोज की दुकानें या फिर कोई भी जो चीजें हैं जो खुल जाती हैं और कितने सालों तक वो टिक जाती हैं, बताओ। आए दिन ऐसा नहीं होता ईशा, मयूर, हमारे सामने, कि अगर कोई मोमोज कॉर्नर की दुकान खुली है, हो सकता है अगले साल वो सेम जगह पर हमें ना दिखे, बंद उसका धंधा। है ना। चाइना के माल की तरह होता है, सही बात है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ईशा, जिम जिम के बारे में बताओ। आए दिन दिल्ली में कितने जिम खोलते हैं और कितने बंद होते हैं? ऐसा कौन सा धंधा है जो हम अगर हाथ मारे दिल्ली जैसी जगह में, मैं दिल्ली इसलिए कह रहा हूं, देश की राजधानी है भाई, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है दिल्ली से, यहां कर लेंगे तो अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहां पर। मैं आपको पर्सनली गाइड करके एक चीज बता सकता हूं, दिल्ली में अगर आपको नाम, शानो शौकत अगर कमानी है ना,
सिर्फ एक काम कर लो दिल्ली में आके, सिर्फ एक काम, आप यहां पर आके बाबा बन जाओ और अपनी मार्केटिंग कर लो। हाँ, आप दिल्ली में आके बाबा बन जाओ। सिर्फ यही एकमात्र तरीका है कि जब आप सड़क पे बैठे, अगर आप एक बाबा ऑरेंज कलर का साफिया पहनकर बैठे हो, लोगों ने आपकी मार्केटिंग कर दी, ये बाबा भविष्य बताते हैं, वो बताते हैं, वही एकमात्र ऐसा तरीका है कि विद इन अ डिकेड आप उस सड़क के, जो सड़क पर बैठे हुए मिट्टी मिट्टी से होते हुए आप फर्श से अर्श तक चले जाओगे। जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। ये एकमात्र धंधा है दिल्ली एनसीआर में जो कभी फेल नहीं होगा आज के समय में। बाकी हर बिजनेस में अनसर्टेनिटी है। अब दलित एंटरप्रेन्योर्स के साथ दिक्कत ये है, ये चैलेंज करने एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनकर समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनकर चैलेंज कर रहे हैं डायरेक्टली उन लोगों को जिनके ऑलरेडी दुकानें, धंधा है, शोरूम्स हैं। दुकान के सामने दुकान कभी खोलोगे तो जिसकी ऑलरेडी वहां पर दुकान है वो कभी चलने देगा आपकी दुकान? बताओ। और फिर जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल पोजीशन में है, आप अगर नई दुकान खोलने जा रहे हो तो आपको तो बहुत सारा कैपिटल चाहिए, आएगा कहां से? आएगा कहां से? और दलितों की सिचुएशन आप ऑलरेडी जानते हो, आजादी से पहले और आजादी के बाद। यूनिटी चलो ले आएंगे, कैपिटल कहां से लाओगे? सरकार थोड़ी सी मदद कर देगी, लेकिन जो, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जाट हैं, गुज्जर हैं, बनिया हैं, मारवाड़ी हैं, आपस में जो धंधा कर करके कमा रहे हैं, सरकार की किसी स्कीम के भरोसे थोड़ी ना कमा रहे हैं। सरकार से थोड़ी ना फंड ले रखा है, सरकार से थोड़ी ना लोन ले रखा है, आपस में ही सक्सेसफुल है। तो इश्यूज क्या फेस करते हैं दलित एंटरप्रेन्योर्स? मेजॉरिटी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं भारत के अंदर, वो ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स पे चलते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या? ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स के मतलब, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक पर्सन जो एक मारवाड़ी है तो वो दूसरे मारवाड़ी पे ही ज्यादा ट्रस्ट करेगा। काम धंधे के लिए अगर कोई पर्सन जाट है तो दूसरे जाट पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, गुज्जर है तो गुज्जर पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, सरदार है तो सरदार पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, बनिया है तो बनिया पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। इनमें कम्युनिटी यूनिटी, कम्युनिटी फीलिंग, इंक्लिनेशन, वी फीलिंग, कोजाइवनेस, ये बहुत ज्यादा होती है। एंड मुस्लिम्स में भी ये चीज लागू होती है, हम इसको क्यों भूल जाए। लेकिन मैंने पूरी डिस्कशन में मुसलमानों का नाम इसलिए नहीं लिया बिकॉज भारत के अधिकतर मुसलमान, दे आर नॉट इनटू ओनली कॉर्पोरेट सेक्टर, या उनको कोई काम धंधा दुकान चलानी है, ऐसा नहीं है। भारत के मुस्लिम्स आर वेरी लिबरल, बहुत लिबरल हैं, बहुत अच्छे हैं। उनमें कोई ये नहीं है कि एक मुसलमान पर्सन मुसलमान के साथ धंधा करेगा। हाँ, एक और बात, जितने मैंने कम्युनिटीज का नाम लिया उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि एक बनिया बनिया कोई सामान बेचेगा, सरदार सरदार कोई सामान बेचेगा, जाट जाट की मदद करेगा, गुजर गुजर की मदद करेगा। मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, इस वर्ड का सहारा लेते हुए, ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट का सहारा लेते हुए। तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन भारत के अंदर ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स पे चलते हैं ड्यू टू वीक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। अब वीक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में मतलब क्या? प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट भारत के अंदर कोई बनाता ही नहीं है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? आप और मैं पार्टनरशिप के अंदर है, कोर्ट से जाके हमें तो प्रॉपर तरीके से वैसे एग्रीमेंट बनवाना चाहिए कि अगर हम कोई शोरूम मिलकर खोल रहे हैं, 3 लोग, आपने 5 लाख दिए, मैंने 5 लाख दिए, उसने 5 लाख दिए, तो ये तो एग्रीमेंट प्रॉपर कोर्ट से बनना चाहिए। लेकिन कम्युनिटी की बेसिस पर भारत में जो धंधे चलते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ के ट्रस्ट पर चलते हैं। रिपीट माय वर्ड्स, वर्ड ऑफ माउथ के ट्रस्ट के बेसिस पर चलते हैं। किसी ने मुंह जुबानी दे दी, काफी है वो कि भाई अपन तो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, अपन तो एक ही खून के लोग हैं, क्या टेंशन है भाई। बाहर वालों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो आपस में ट्रस्ट कर लेते हैं एक दूसरे पे। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स का ग्रुप, मान लो सारे बनिया हैं, सारे वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत पैसा है, तो 2-2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में घुस गए।
इकोनॉमी इकोनॉमी जब डाउन है, सस्ते रेट पर सस्ती सस्ती जगह पर फ्लैट्स खरीद रहे हैं, जैसे ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए मिलकर प्रॉपर्टी बेच दी, मिल बांट कर प्रॉफिट खा रहे हैं। ट्रस्ट है आपस में, ट्रस्ट क्यों है? कम्युनिटी के बेसिस पर। तो 10 सम कम्युनिटीज हैव सेम रूट्स, या फिर वो एक ही खानदान के लोग हैं, सेम लीनेज है उनकी, एक ही दूसरे के दूर के रिश्तेदार, चाचा के ससुराल के लोग, चाची के मायके के लोग, बहुत क्लोज कजिन्स, क्लोज रिलेटिव्स, सब लोग एक ही धंधे के अंदर घुसे हुए हैं, जैसा बनिया करते हैं भारत के अंदर। ये पूरे खानदान को एक ही धंधे के अंदर लगा लेते हैं कि बाहर वाला कोई लेना ही नहीं है। तो दे आर हैविंग सेम रूट्स एंड लिनेज, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोरिंग एन एग्रीमेंट। इन लोगों के बीच में जिनका ट्रस्ट ज्यादा है, जिनकी सेम रूट्स है, सेम जड़ है, सेम खानदान है, क्लोज कजिन्स हैं एक दूसरे के, इनके बीच में मुंह जुबानी एग्रीमेंट भी काफी होता है, ये कह रहा राइटर। अब दलितों ने भी ऐसा करने की कोशिश करी कि हमारे अंदर भी तो यूनिटी है, हमारे अंदर भी यूनिटी है, लेकिन बनी बनाई महफिल के अंदर दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुट देयर रूट्स डाउन। क्यों? पूरी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर पूरी मार्केट, सारी मार्केट के अंदर सारे व्यापारी, काम धंधा, उनकी ऑलरेडी पुश्तैनी काम धंधे, दुकानें, शोरूम सब चल रहा है ऑलरेडी। दुकान के सामने अब तुम नई दुकान खड़ी करने जाओगे तो लोगों को वो पहली टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ फ्लेवर अपने प्रोडक्ट का, अपने राशन का, अपने कपड़ों का, अपने जूतों का, सबका लगा चुके हैं, लोग उन्हीं के पास जाएंगे। और अगर उनके बिजनेस को बीट करना है तो तुम्हें उनसे ज्यादा बड़ा बिजनेस खोल के देना पड़ेगा, ताकि जनता को तुम दिखा सको, लाइक रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स, कुछ मेगा मार्ट्स, जहां पर तुम हैवी डिस्काउंट से उन लोगों को बुला सको। चलो दलितों के बीच में यूनिटी तो आ जाएगी, उतना कैपिटल कहां से लाओगे? मान लो कोई जाट है, कोई गुज्जर है, इनके पास बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी आसामी है, और उस पर किसी जाट गुज्जर ने डिसाइड करा कि हम हरियाणा के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है हम दूध सप्लाई करेंगे। उन्होंने अपने बफेलो फार्म्स, काउ फार्म्स खोल लिए, हम दूध सप्लाई करेंगे भारी भरकम मात्रा के अंदर, इसको धंधा बनाएंगे, घी सप्लाई करेंगे, पनीर सप्लाई करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, नेचुरल बिल्कुल। ग्वाला जो है वो जाएगा घर घर, दूधिया जो है घर घर जाएगा और वो देकर आएगा दूध, और लोगों को भरोसा दिखाएंगे कोई मदर डेयरी अमूल का इतना पुराना दूध, या फिर जो है ये पैस्चराइज मिल्क और ये पाउडर वाला मिल्क दूध नहीं है। अब वहां पर अगर कोई दलित एंटरप्रेन्योर ये काम करने का सोच रहा है कि 5 दलित मिलकर जो है हम भी 10-15 गाय भैंस खरीद लेते हैं, तो भाई उस जाट या गुज्जर को बीट कैसे करोगे जिसके पास 100-150 गाय, और जिसका काम धंधा जो है, और जिससे लोग डेली दूध खरीद रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 15 साल से, 18 साल से, 8 साल से, 5 साल से, मैं कह रहा हूं भले 1 साल से। दूधिया या ग्वाला कौन चेंज करता है? जो आपके घर पे दूध देने आ रहा है, आप उससे बोलो यार मैडम आप इनका दूध मत खरीदा करो, हमसे खरीद लिया करो, अंकल आप इनसे मत लिया करो, हम आपको 2 रुपए सस्ता ही दे देंगे। और सस्ता दे भी दोगे तो वो जो लागत तुम्हारी आ रही है उसको मेंटेन करने में वो फिर बचाओगे कैसे? तुम्हें महंगा ही बेचना पड़ेगा अगर तुम्हें उनको बीट करना है तो, और महंगा कोई खरीदेगा नहीं, और जो जिससे खरीद रहा है वो उसको हटाएगा नहीं, क्योंकि उसका उस पर ट्रस्ट हो चुका है। ये डिफिकल्टी है इनको, दलित एंटरप्रेन्योर्स को। दूसरा, लैक ऑफ एक्सेस टू एग्जिस्टिंग बिजनेस नेटवर्क। बिजनेस नेटवर्क भारत के अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं ऑन द लाइंस ऑफ अदर कम्युनिटीज। जैसे मारवाड़ियों का काम राजस्थान में अच्छा चल रहा है, उनका बहुत स्ट्रांग बिजनेस नेटवर्क है। तो हर काम धंधे में अलग अलग कम्युनिटीज का डेरा जो है वो जम रखा है। तो दलित एक राइट प्लेस, एक राइट एंट्री, एक राइट धंधे को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जगह कहां पर बनाएं। हर जगह हर स्पेस तो फुल हो रखा है, सारी कम्युनिटीज ने आपस में एक दूसरे के साथ मेलजोल कर कर ये प्रॉपर धंधे को सेटअप कर रखा है। ये उनको मेन प्रॉब्लम आ रही है। अब कोई मारवाड़ी है, वो ज्वेलरी बेच रहे हैं, डायमंड मर्चेंट्स हैं,
एक दलित एंटरप्रेन्योर कहां से इतना पैसा ले आएगा और कितने लोगों को जोड़ लेगा? जोड़ भी लिया गया तो उनका नाम है मारवाड़ी ज्वेलर्स। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर के आसपास गली मोहल्ले में सोनार की छोटी छोटी दुकानें होंगी, है ना? सोनार की छोटी छोटी दुकानें होंगी। मान लो कि उसको कोई दलित एंटरप्रेन्योर ही चला रहा, 4-5 जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने मिलकर एक ज्वेलरी का शोरूम खोल भी लिया। लेकिन क्या आपको उनके धंधे को देखकर ये लगता है क्या कि वो आगे चलकर 10 ईयर्स डाउन द लाइन तनिष्क को बीट कर देंगे? आई होप यू नो अबाउट तनिष्क कंपनी, ज्वेलरी की सबसे बड़ी, मतलब वन ऑफ द सबसे रेप्यूटेड और सबसे बड़ी कंपनी। बताओ। तो कुछ कुछ लोगों के धंधे जो है पहले से उन्होंने डेरा जमा रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, सेम चीज राइटर घुमा फिरा कर बोल रहा है। कम्युनिटी लाइन पर दलित्स के पास कम्युनिटी लाइन है, ये एडवांटेज है कि यूनिटी है, ये एडवांटेज है कि उनमें एक प्रकार का मोबिलाइजेशन है, लेकिन फिर भी दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बीट द एग्जिस्टिंग बिजनेस। बीट तो छोड़ो, टू मेक अ नेम इन द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू अदर बिजनेसेस। लैक ऑफ फंडिंग फॉर सेटिंग न्यू एंटरप्राइजेस। मैंने क्या बताया, हर चीज, हर धंधे के लिए तो भाई कैपिटल लगता है। यहां यूनिटी और मोबिलाइजेशन से ज्यादा, ट्रस्ट से ज्यादा लगेगा पैसा। तो देयर इज लैक ऑफ फंडिंग। क्योंकि अगर सरकार से लोन चाहिए भी है, सरकार से लोन चाहिए भी है तो कुछ ना कुछ गिरवी तो रखवाना पड़ेगा। बट आप दलित लोगों का, लोअर कास्ट के लोगों का इतिहास भारत के अंदर जानते हो, दे हैव वेरी लो सिक्योरिटी। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन डिस्करेजेस दलित्स टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। कभी कभार, मतलब राइटर यहां पर फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बताना चाह रहा है, बहुत बार दलित लोगों में अगर, दलित लोगों के पास अगर कैपिटल है भी ना, उनके अंदर वो जोश नहीं आ पाएगा काम धंधा करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का, क्योंकि पास्ट में इतना उनको विक्टिम बनाकर सोसाइटी ने ट्रीट करा है, उनके खिलाफ इतना शोषण हुआ है, डिसमिशन हुआ है, अनटचेबिलिटी जैसी चीज प्रैक्टिस हुई। तो उनको लगता है कल कोई ऐसा ना हो कि किसी को अगर पता लगे कि हम दलित हैं, दुकान खोलकर बैठे हुए काम धंधा चला रहे हैं, तो लोग जो है वो सामान ही ना खरीदे। क्योंकि यार देखो ना, दलित लोगों को नहीं पता क्या कि आज भी कास्ट सिस्टम भारत के अंदर चलता है। कि कोई सरनेम देखकर हम कोई ज्वेलरी की दुकान, राशन की दुकान खरीदेंगे तो लोग ये कहेंगे नहीं भाई इनकी दुकान से नहीं लाना है। सेम रेट का जब सेम सामान एक गुप्ता अग्रवाल स्टोर से मिल रहा है, बनियों से मिल रहा है, तो हम वैश्य कम्युनिटी को प्रेफर करेंगे, वाई टू प्रेफर शूद्र कम्युनिटी। ऐसे बहुत सारी जगह पर चलता है। रूरल एरियाज में आज भी कास्ट सिस्टम बरकरार है, धीरे धीरे करके मिट रहा है, वो ठीक है। लेकिन कुछ फैक्टर्स भी तो है ना जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, जिसकी वजह से कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो रही है। वो एक ऐसी चीज है, कास्ट सिस्टम ऐसे वे में वर्क कर रही है हमारे देश में कि अगर 3 लाइनें जो हैं, कास्ट की 3 लाइनें अगर मैं 2 को मिटा दूं तो मैं सोचूंगा वाह सिर्फ एक ही लाइन रह गई मिटाने को, लेकिन बगल में 4 और खड़ी हो जाती हैं। फिर मतलब अगर 2-4 फैक्टर मैं कास्ट के एंगल को वीक करने के लिए कम भी कर दूं भारत से, तो 4 सामने और खड़े हो जाते हैं। तभी तो एक सिचुएशन है, पूरी की पूरी डिस्कशन हमारी कहां जा रही है ये, तभी तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ये। यही तो दोगलापन है, दो तरफा बातें हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डेफिनेटली देयर शुड बी एफर्ट्स के लोगों का पार्टिसिपेशन जो हो, स्पेशली लोअर कास्ट के लोगों का, दलितों का, फ्री मार्केट के अंदर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रमोट हो, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के अंदर प्रमोट हो। और राइटर ये भी मान रहा है, और जैसा कि हम भी जानते हैं कि ज्यादातर प्रोस्पेरिटी और सबका भला इकोनॉमी में तो तभी हो सकता है जब कास्ट आइडेंटिटीज जो हैं वो डाइल्यूट होने लग जाए। लेकिन जैसी कुछ फैक्टर्स कास्ट आइडेंटिटी को वीकन करते हैं, साइमल्टेनियसली कुछ फैक्टर्स स्ट्रेंथन भी करते हैं। ये तो वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ राजनेता जो वोट्स मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर, भाई साहब आप ब्राह्मण हो, आपको तो सपोर्ट करना ही चाहिए, हम भी ब्राह्मण हैं। आप बनिया हो, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, हम भी बनिया हैं। आप दलित हो, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, हम भी दलित हैं। ऐसी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध हमें लगाना चाहिए। कैसे आएगा ये प्रतिबंध? आप लोग इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 123, सेक्शन 123। हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए कि ऐसी पार्टीज को कंप्लीटली प्रिवेंट कर दिया जाए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, कि वो पार्टिसिपेट ही ना कर सकें अगर उनके जो नेता हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर आरोप है कि वो वोट्स मांग रहे हैं ओनली ऑन कास्ट ग्राउंड्स, कास्ट के बेसिस पर वोट्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रति। रिजर्वेशन सिस्टम इसके अलावा रैशनलाइज होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये वाली बात बोलते हुए छोड़ा था कि रिजर्वेशन सिस्टम भी अच्छा कहां है, जिसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता रहता है। एक एसटी माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को आईएएस बनवा दिया, अगर वो आईएएस है, पहले तो ये आईएएस हैं, और तब भी इनके बच्चे आईएएस बनने के लिए सर्टिफिकेट्स का यूज कर रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम के अंदर, सॉरी रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं पक्का। फिर रिजर्वेशन सिस्टम को हमें प्रॉपर तरीके से रैशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि सिर्फ डिजर्विंग जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको बेनिफिट मिले, ताकि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण कर सकें। और आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट की एक रिमार्केबल जजमेंट्स आई है क्रीमी लेयर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपना शिकंजा कसा है कि ऐसे लोग जिनको फायदा मिल चुका है एक जनरेशन को कास्ट सिस्टम का, ट्रीट देम लाइक क्रीमी लेयर, और ऐसे लोगों को वंचित करा जाए फिर कि वो कोटा रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा ना उठा सके। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा दलित कैपिटलिज्म का अच्छे से। बताओ हाँ या ना, कोई डाउट? क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।